किंजल अपने पिता के साथ रहती थी, जो एक कांजी वड़ा का ठेला लगाते थे। किंजल की जिंदगी में उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने पिता के ठेले के लिए भी बहुत मेहनत करती थी। अरे बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए, मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है। कांजी का पानी, अलग से वड़े और चटनी भी है। अब तो आपको बस इन्हें बेचना है। अरे बिटिया, तुमने तो सारा ही काम निपटा दिया। तुम तो मेरी आदत ही बिगाड़ दोगी। कुछ ही समय में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो भला मैं अकेला काम कैसे करूँगा बिटिया। बाबा, आप ही को मेरी शादी की पड़ी थी। मैंने तो आपसे कहा ही नहीं। मैं आपको कहीं भी नहीं छोड़ के जाने वाली, आप ही के साथ रहूंगी। नहीं नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। मेरा तो यही काम है। तुम्हें देखकर हमेशा रो ही देता हूँ। सूरज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा खूब ख्याल रखेगा। 1 महीने बाद ही किंजल की शादी होनी थी, इसलिए वो बहुत उदास थी, क्योंकि वो अपने पिता को अकेले बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। किंजल की शादी सूरज के साथ करवा दी गई। उसके पिता ने भी बड़े ही धूमधाम से और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करा। किंजल का पति सूरज एक कैफे में मैनेजर का काम करता था। सूरज की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन किंजल बहुत समझदार थी। घर में आते ही उसने सब कुछ संभाल लिया था। बहू, तेरे इस घर में आने से मेरे तो भाग ही खुल गए। तूने तो आते ही इस घर को संभाल लिया और खाना इतना स्वादिष्ट बनाती है। मेरी थाली तो तू खाली होने ही नहीं देती। अब तो आप इन सब की आदत डाल लीजिए। आप कितने दुबले पतले हो गए हो। अब से मैं ही आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगी, मेरी प्यारी बहू। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। काम के लिए देरी हो रही है। अरे जरा रुकिए, ये लीजिए आपका टिफिन, टाइम से खा लीजिएगा। सूरज कैफे जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ जाता है। तभी सूरज का फोन उसके हाथ से फिसलकर रोड पर गिर जाता है। जैसे ही सूरज अपना फोन उठाने के लिए झुकता है, एक ट्रक के साथ उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज को बहुत सारी चोटें आ गई थीं। आसपास के लोग सूरज को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। जैसे ही किंजल को सूरज की हालत के बारे में पता चलता है, वो हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए चली जाती है। 2 दिन बाद सूरज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। माँ, मैं ठीक हूँ। पैरों में थोड़ी कमजोरी ही तो आई है। थोड़े ही महीनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माँ हूँ मैं तेरी। जब भी बच्चे को चोट लगती है, माँ को ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा, और तुझे तो वैसे भी कितनी ज़्यादा चोटें लगी हैं। अभी तो फिलहाल काम के लिए भी मैं कैफे ही नहीं जा पाऊंगा। जाने का सोचेगा भी मत। डॉक्टर ने आपको साफ साफ मना करा है कि आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ आराम ही करना है। अरे, घर में भला पैसे कैसे आएंगे। आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं ही कोई काम देख लूंगी जिससे कि हमें पैसे मिल सके। तभी किंजल के पापा सूरज से मिलने के लिए वहां पर आ जाते हैं। किंजल ने उनको फोन पर सूरज की तबीयत के बारे में सब कुछ बता दिया था। दामाद जी, आप काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। किंजल को मैंने बहुत अच्छे से कांजी वड़ा बनाना सिखा रखा है। किंजल बिटिया, तू यहीं पर अपने खुद का कांजी वड़ा का ठेला लगा ले। कुछ दिनों के लिए बिटिया मैं तेरे साथ ही रुक जाऊंगा और तेरी ठेला लगाने में मदद भी कर दूंगा। दामाद जी, अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। कुछ ही समय में किंजल अपने पिता के साथ कांजीवड़ा का ठेला लगा लेती है। हर किसी को कांजीवड़ा बहुत पसंद आते हैं, इसलिए किंजल और उसके पिता ने कांजीवड़ा का ठेला लगाना ही सही समझा। किंजल बिटिया, अब मुझे लगता है आगे का काम तुम अकेले संभाल लोगी। यहाँ के लोगों को तो तुम्हारे कांजी वड़े बहुत पसंद आए हैं। अब मुझे चलना चाहिए। इतने दिन बेटी के ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं। मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। हाँ बाबा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी। अब किंजल अकेले ही रोज शाम के वक्त कांजीवड़ा का ठेला लगाने लग गई। पहले किंजल जल्दी सुबह उठकर सारा सामान तैयार कर लेती है और शाम को बड़ी ही मेहनत से अपने कांजीवड़ा बेचती है। वाह दीदी, आपके कांजीवड़ा ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। पहले कांजी और चटनी की प्लेट खाई, और अब आपका ये कांजी का पानी। ओहो, मेरे अंदर तो बस पटाखे ही बज रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ग्राहक मेरी इतनी तारीफ कर देते हो, बस इसी से मुझे मेहनत करने की और प्रेरणा मिलती है। मैं तो आपके कांजी वड़ा खाने के लिए बहुत दूर से आती हूँ। बहुत स्वादिष्ट होते हैं आपके कांजी वड़ा।
मेरी मानो तो हर जगह तो आपके कांजी वड़ा की दुकान खुल जानी चाहिए। तो चलो इसी बात में आपके मुंह में वड़ा और चटनी। लोगों को किंजल के कांजी वड़े बहुत पसंद आने लगे और उसकी बिक्री भी बहुत जल्दी बढ़ गई। अब तो किंजल की सास भी उसके साथ आकर काम में हाथ बटाती थी। किंजल के कांजी वड़ा इतने फेमस हो गए थे कि अब उसको इवेंट्स के लिए भी ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए थे। इवेंट्स पर भी दोनों सासू बहू साथ में ही जाती थीं। जैसे ही लोग कांजी वड़ा का स्टॉल देखते, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती। इससे किंजल को बहुत मुनाफा हुआ। किंजल ने दिन रात कड़ी मेहनत करी और अपने बलबूते पर अपने लिए एक स्कूटी लेकर आई, जिसकी मदद से अब किंजल जगह जगह अपना ठेला लेकर जाती और अपने टेस्टी कांजी वड़े बेचा करती। अब लोग कांजी वड़ा खाते थे तो सिर्फ किंजल के बने हुए ही खाते थे। फिर एक दिन किंजल अपने पति और अपनी सास से बोली, सुनिए, अब तो आपकी तबीयत में बहुत सुधार है। मैं सोच रही थी आप कैफ़े की नौकरी छोड़ दीजिए और मेरे साथ ही कांजी का बिजनेस कर लीजिए। अब तो हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी दुकान ले लेंगे और 2 कारीगर भी रख लेंगे। किंजल, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी धर्मपत्नी मिली। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मेरे बच्चों, तुम हमेशा खुश रहो। किंजल और सूरज बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और साथ ही साथ 2 कारीगर भी उनकी मदद के लिए रख लेते हैं। प्रीति अपने बेटे मुन्ना और अपने पति कबीर के साथ रहती थी और घर चलाने के लिए वो अपना स्पेशल पाव भाजी का ठेला लगाती थी। है रे मुन्ना, मैं तेरे को इतने दिनों से देख रही हूँ, तू तो बिल्कुल भी सब्जियां ही नहीं खाता है। क्या हुआ है? आई, मैं अब पक गया हूँ सब्जियाँ खा खा के। मुझे नहीं पसंद। तो पाव भाजी तो बड़ा चाट चाट के खाता है, उसमें क्या सब्जियां नहीं होती? और अब कह रहा है सब्जी नहीं पसंद। तेरी माँ तो सब्जियों की दीवानी है। मेरे गुण तुझ में है भी कि नहीं? ओफो, आपका और इन सब्जियों का प्यार तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। चल चल, बहुत बहस हो गई। अब चुपचाप सारी सब्जियां खा ली हो। मैं इतने पाव भाजी के ठेले पे जा रही हूँ, तेरे बाबा वहाँ अकेले हैं। प्रीति, आज तो पहले से भी ज़्यादा कम ग्राहक आए हैं। हमारा तो काम ही ठप हो गया है। ये तो होना ही था जी, इतनी महंगी सब्जियां हो गई हैं। टमाटर तो मैं अपनी भाजी में डाल ही नहीं पाती हूँ, जिससे कि स्वाद तो कम होना ही था, इसलिए ग्राहक भी कम हो गए। और ऊपर से महंगाई के चक्कर में हमें भी तो अपनी पाव भाजी की कीमत बढ़ानी पड़ी। क्या ही कर सकते हैं। इस महीने तो कुछ कमाई हो ही नहीं पाएगी। कुछ महीनों के लिए कुछ और काम ही देखना पड़ेगा। आप चिंता क्यों करते हैं? गणपति पापा हमारे साथ है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। थोड़ी देर बाद जब कबीर और प्रीति घर के लिए निकलते हैं, तभी प्रीति की नज़र एक सब्जियों के बगीचे पर पड़ती है, जिसको देखकर वो वहीं खड़ी रह जाती है। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? घर के लिए देरी हो रही है, चलो चलें। मुन्ना के पापा, आपको पता है मेरा भी एक सपना था, बिल्कुल ऐसे ही बगीचा पाने का, एकदम सुंदर सब्जियों से भरा हुआ। ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बिल्कुल सही बगीचा है ये। मेरा ये बगीचा पाने का सपना तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। प्रीति, अब तुम्हें पता तो ये है ही कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम ये बगीचा खरीद सकें, पर एक कोशिश तो करी जा ही सकती है मेरी पत्नी का सपना पूरा करने के लिए। भला ये कैसे होगा? यहाँ का मालिक तो वैसे भी ये बगीचा बेचना ही चाहता है, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और थोड़ी डील वगैरह करके देखते हैं कि हम ये बगीचा कितने में खरीद सकते हैं। अगर ये डील हमारे अनुसार हो गई, फिर मेरा सपना तो पूरा हो जाएगा। ये इतना सुंदर बगीचा मेरा होगा, मेरा। जब बगीचा मिल जाए तब खुश होना। अभी तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुन्ना के पापा, बगीचे के मालिक से आपकी बात हुई? हाँ प्रीति, मैंने उनसे बात करी थी। जितने पैसे बोले हैं उतने पैसे फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक प्लान ज़रूर बनाया है जिससे कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूं। तो आपने क्या प्लान बनाया है? देखो, तुम तो हमेशा की तरह पाव भाजी का ठेला ही संभालना और मैं अब दूसरा काम करा करूँगा। मैंने सोचा है कि तुम्हारे हाथ की बनी इमली की टॉफ़ियाँ मैं शाम को हर जगह बांटा करूँगा। उससे हमें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर तो इमलियाँ सभी को पसंद है। आप तो मेरा सपना पूरा करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आप तो मुझसे बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं। अरे प्रीति, तुम्हारे लिए कुछ भी। उस दिन के बाद से प्रीति पाव भाजी का ठेला संभालने लगी और कबीर गली गली जाकर इमली की टॉफियां बेचने लगा। इमली की चटपटी गोलियों से कबीर का बहुत मुनाफा हुआ। वाह भैया,
आपकी तो ये इमली की चटपटी गोलियां बहुत ही स्वादिष्ट है। दिल खुशी हो जाता है खाकर। आप तो मुझे आधा किलो इमली की गोलियां पैक करके ही दे दूं। हाँ जी, अभी पैक करके देता हूँ। और मुन्ना के पापा, इमली की गोलियां बेचने का काम कैसे चल रहा है? तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। मेरे सबसे ज़्यादा ग्राहक औरतें हैं जो इन चटपटी गोलियों के पीछे पागल हैं। जैसी आवाज़ें निकालकर तुम ये गोलियां खाती हो ना, वो औरतें भी ऐसी आवाज़ें निकालकर खाती हैं। वो तो है, असली मज़ा तो चटकारे लेकर खाने में ही है। हाँ प्रीति, हाँ। देखना, बहुत जल्दी हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए वो सपनों का बगीचा खरीदेंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद प्रीति और कबीर के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो अपना सपनों का बगीचा उस मालिक से खरीद लेते हैं। प्रीति अपने बगीचे को पाकर बहुत खुश होती है और उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। एक तरफ प्रीति अपनी पाव भाजी बेचती तो दूसरी तरफ कबीर अपने बगीचे की सब्जियां बेचता। दोनों के यहाँ बहुत भीड़ रहती थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। अपनी इस तरक्की से वो दोनों बहुत खुश थे। इसी कड़ी मेहनत से दोनों ने मिलकर एक नया मकान लिया। प्रीति ने आखिर ये साबित करके ही दिखाया कि कड़ी मेहनत से हर सपना पूरा करा जा सकता है।